सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अब देखो आगे का जो अपना टॉपिक था वो था एक नोट का पॉइंट अपने को लिखना था। तो इसमें देखो फर्स्ट नोट का पॉइंट जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि यदि माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1, माध्यम एक जो है उसमें प्रकाश की चाल जो है वो v1, तरंगदैर्घ्य λ1, माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल v2, तरंगदैर्घ्य λ2 हो तो अपवर्तनांक के साथ इनका संबंध निम्न होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक के साथ इनका संबंध है। इसको अपवर्तनांक के साथ इनका संबंध इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब अपवर्तनांक जो अपना होता है बेसिकली अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। सी जो है इसको यहाँ पर मैंने मान लिया v1 और v को मान लिया v2। ठीक है, तो म्यू जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, v1 अपॉन v2। सी अपॉन वी की जगह मैंने लिख दिया v1 अपॉन v2। तो म्यू जो है वो एक तो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है, एक v1 अपॉन v2 के बराबर है। तो ये दोनों पद भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि म्यू के अपने पास यहाँ पर दो मान हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक संबंध आपने देखा था 11th क्लास में, v इज इक्वल टू एन लेमडा। ये संबंध था v इज इक्वल टू एन लेमडा। एन जो है वो यहाँ पे थी आवर्ती, एन थी आवर्ती। अब ये जो म्यू वाला जो नियम है ये अपवर्तन का नियम है। ठीक है, स्नेल का नियम अपवर्तन का नियम ही तो है। तो इसमें आपकी जो ये आवर्ती है स्मॉल एन ये नहीं बदलती, ये समान रहती है। बाकी तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आवर्ती है वो एन ही रहेगी, n1 n2 नहीं हो सकती। अर्थात v1 की जगह आप लिखोगे n λ1 और v2 जो है उसके स्थान पे आप लिखोगे n λ2 और इसका इसमें डिवाइड करोगे, n से n कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से है। तो म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 है यहाँ पे, और म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 की वैल्यू पुट करी अपन ने। वैल्यू पुट करने के बाद λ1 अपॉन λ2 आया। ठीक है, अब देखने लायक बात यहाँ पे क्या है, देखो कि v1 जो है वो λ1 के समानुपाती है, v2 λ2 के समानुपाती है, लेकिन μ2 जो है वो v2 के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब आपका जो μ2 है वो v2 के व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब है कि माध्यम 2 में प्रकाश का जो वेग है v2 को जब आप बढ़ाओगे तो आपका μ2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये नीचे वाला संबंध मैंने यहाँ पे लिख दिया, म्यू समानुपाती 1/λ। क्यों? तो देखो μ2 यहाँ पे रखा है, μ2 ये 1/λ का मतलब है λ2। तो μ2 समानुपाती 1/λ2। तो कहने का मतलब है दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक μ2 दूसरे माध्यम की तरंगदैर्घ्य λ2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक μ1 प्रथम माध्यम की तरंगदैर्घ्य λ1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास ये संबंध प्राप्त हुआ, ये संबंध अपने पास आया। तो इसको वीडियो को रोक के और आप लोग इसको लिख लेना। नेक्स्ट है, देखो जल से भरे किसी टैंक या तालाब का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अर्थात हमें ऐसा आभास होता है तब लंबवत दिशा में देखने पर आभासीय गहराई। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये संभव हो पाता है।
ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। आई बात समझ में? क्योंकि जब भी जल का कोई टैंक है वो जब भरा हुआ होता है तो उसका पेंदा आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, आपको ऐसा आभास होता है, न कि वो रियल में ऐसा हो। ठीक है, तो इस स्थिति में जो आपकी आभासी गहराई होती है उसका सूत्र निम्न प्रकार दिया जाता है। तो तब लंबवत दिशा में देखने पर आभासी गहराई, ठीक है, लंबवत दिशा में देखने पर आपकी जो आभासी गहराई है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये आपका आभासी गहराई का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी नोट करें। आभासी गहराई H1 इज टू वास्तविक गहराई H2 बटा अपवर्तनांक म्यू। आभासी गहराई H1 इज टू वास्तविक गहराई H2 बटा अपवर्तनांक म्यू। तो इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। H1 इज टू H2 अपॉन म्यू या म्यू इज टू H2 अपॉन H1। H2 क्या है? वास्तविक गहराई। H1 क्या है? आभासी गहराई। तो कहने का तात्पर्य हो गया अपवर्तनांक इज टू वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। थर्ड पॉइंट इसमें अपना रहता है निर्वात में प्रकाश की चाल C व मध्य में प्रकाश की चाल V का अनुपात भी अपवर्तनांक कहलाता है। तो वीडियो को रोक के लिख लेना। ठीक है, अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। यही आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक की कई बारी भाषाएं होती हैं, अकेली जो पहले लिखवाई थी वही नहीं होती, ये भी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीछे जो संबंध अपन ने व्युत्पन्न किया था म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 और C अपॉन V। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट करना है। फोर्थ है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये परिभाषा में लिखा चुका हूँ, दोबारा लिखना चाहो यहाँ से तो यहाँ से भी लिख सकते हो कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक से तात्पर्य हो गया कि ये है एक अपवर्तनांक की, ठीक है ना, लेकिन एक माध्यम इसमें वायु या निर्वात लिया जाता है, ये इसकी विशेष बात है। एक माध्यम इसमें वायु या निर्वात लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा है जो 2017 के अंदर आ चुकी है भाई, 2017 में ये आ चुकी है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र नीचे म्यू इज इक्वल टू किसी माध्यम में अपवर्तनांक बटा वायु में अपवर्तनांक। हाँ, नीचे हमेशा वायु का अपवर्तनांक किया आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? जब किसी कांच की सिल्ली पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। कांच की सिल्ली पर प्रकाश किरण आपतित होने के बाद में जब दो किरणें बाहर निकलती हैं तो एक किरण तो हो जाएगी, देखो आपतित किरण जो सीधी निकलनी चाहिए, एक किरण हो जाएगी अपवर्तित किरण। ठीक है ना, मतलब निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। तो आपतित किरण की जो दिशा है और निर्गत किरण की जो दिशा है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। वो दूरी पार्श्विक विस्थापन होती है, लेटरल शिफ्ट। ठीक है ना, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कांच की सिल्ली है, देखो बीच में यहाँ पे ये एक कांच की सिल्ली है ये, और इस कांच की सिल्ली पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, कांच की सिल्ली के ऊपर ये प्रकाश किरण देखो यहाँ पे आपतित हो रही है। तो ये तो हो गई आपकी आपतित किरण, ये दोबारा अपवर्तित किरण, ये दोबारा बाहर निकलेगी। इस तरीके से ये दो तीन किरणें बाहर निकलती हैं। तो ये डायग्राम बना लेना आप। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। कहने का तात्पर्य हो गया कि एक तो किरण ये है, दूसरी किरण ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई ये, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन का जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। फटाफट इसको डायग्राम आप बना लेना इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना वो है क्रांतिक कोण, IC या C। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल जिसको बोलते हैं आप। तो जब प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, एकदम सरल भाषा में लिखवाई हुई है। तो जब प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण एक आपतन कोण ही होता है भाई, ध्यान रखना। क्रांतिक कोण जो आपका है वो एक आपतन कोण ही होता है, ठीक है। आई जो यहाँ पे क्या था आपका आपतन कोण था, इस आपतन कोण का नाम क्रांतिक कोण है। और ये क्रांतिक कोण आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण कब बन जाता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। आपका अपवर्तन कोण जो है वो यदि 90 डिग्री का हो गया, दैट मीन्स आपतन कोण क्या बन जाएगा, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो ये क्रांतिक कोण की विशेष डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो प्रकाश किरण ध्यान रखना संघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए भाई, संघन से विरल माध्यम के लिए है ये, ठीक है ना। कंडीशन विरल से संघन के लिए नहीं होनी चाहिए। और आपतन कोण का वह मान, मतलब वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए वो क्रांतिक कोण बन जाएगा, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसकी भी यही शर्त है कि प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होनी चाहिए, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त देखो, दो शर्तें आपने देखी, एक तो प्रकाश किरण जो है वो संघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए और दूसरी आपतन कोण जो है, ठीक है ना, वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो दो शर्त होगी इसकी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं वो लिखो, देखो नीचे हेडिंग लगा के कि प्रकाश किरण संघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है। और सेकंड शर्त क्या हो गई, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण आई सी से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण आई जो है वो क्रांतिक कोण आई सी से अधिक होना चाहिए। अब आपतन कोण जो है वही आपका क्रांतिक कोण होता है, ठीक है ना, लेकिन ये एक विशेष आपतन कोण है। कहने का मतलब है कि क्रांतिक कोण है तो आपतन कोण ही, क्रांतिक कोण जो है वो है तो एक आपतन कोण ही, लेकिन ये एक विशेष आपतन कोण है, ठीक है ना। क्रांतिक कोण एक विशेष आपतन कोण है, ठीक है। चलो, तो इसको आपको देख देख के लिखना पड़ेगा। आगे का जो क्लास है वो अभी ये 15-20 मिनट की क्लास है, क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आपको वीडियो को रोक रोक के इनको लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको टाइम लगेगा। कल पढ़ेंगे अपवर्तनांक म्यू व क्रांतिक कोण IC में संबंध, ठीक है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण चल रहा है ये, थोड़ा सा क्या है कि लॉकडाउन भी लग रहा है एक बार और कंटेनमेंट जोन है फ़िलहाल हमारा गांव, तो थोड़ा सा क्या है कि जो वीडियो लेक्चर है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं घर से ही इसको बना के अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पास में जो रूम ले रखा है, जो अपना स्टूडियो है, उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, चारों तरफ पुलिस घूम रही है, इसलिए ये घर से ही अपलोड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना सभी स्टूडेंट्स एक बार, ठीक है। थैंक यू।